में कोरोना केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों में मजीद 3000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। मस्बत केसेस की शरह 6.12% रिकॉर्ड की गई है। अब स्कूल खुले रहेंगे या बंद करना ज़रूरी है, वज़ारत तालीम के हुक्काम आज सर जोड़कर बैठेंगे। बिल्कुल, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में स्मार्ट सिलेबस और हफ्ते में 3 दिन क्लासेस की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर कैसर सज्जाद। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा, अब जिस तरह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ओवरऑल इस पे अब आप क्या कमेंट करेंगे? हमें फिर से कौन सी SOPs करनी चाहिए, फिर से कौन सी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए सर? आपका देखें, दोबारा वही सारी बातें हैं जो कि हम बार बार कर रहे हैं 2020 के फरवरी से। अनफॉर्चुनेटली हम उस पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हमें, जो आपने सवाल आपने किया है, जो बेसिक चीज़ हमें करनी हम नहीं कर पाते हैं। जो एक लफ्ज़ SOPs है उसको हम फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और अब पांचवी वेव जो है वो हम उसका सामना करने लगे हैं। और पांचवी वेव्स में ओमिक्रॉन नाम की वेरिएंट जो है वो आ चुका है। गो कि ये वेरिएंट जो है इतना खतरनाक नहीं है, जो कि अब तक जो डाटा हमारे पास आया है दुनिया का, और पाकिस्तान में भी जो अभी 20-25 दिन से जो ओमिक्रॉन है उसमें भी कोई खुदा न खास्ता सीवियर बात नहीं है। लेकिन इशू ये है, जो कि हमारा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जो कंसर्न है वो ये है कि अगर ओमिक्रॉन यहाँ पाकिस्तान में बिगड़ जाता है, उसका अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, जैसा कि डेल्टा वेरिएंट इंडिया में बिगड़ गया था, और आपने देखा था कि इंडिया में कितनी प्रॉब्लम हुई थी और बहुत तबाही आई थी। उसके बाद इंडोनेशिया में बड़ी तबाही आई थी डेल्टा वेरिएंट से। खुदा ना खास्ता ओमिक्रॉन दुनिया में तो कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन पाकिस्तान में अगर वो म्यूटेट होकर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा। दूसरा हमारा कंसर्न ये है कि अगर ये ओमिक्रॉन हमारे पास, चूंकि डेल्टा वेरिएंट पहले से मौजूद हैं, जब ओमिक्रॉन आया था तो लेस देन 1% की पॉजिटिविटी रेट्स आ रही थी, 400-500 केसेस डेली हमारे पास थे। तो वो भी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल्टा वेरिएंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और लोग डेल्टा वेरिएंट में भी शिकार होकर अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि वो सीवियर वेरिएंट जी। तो अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट मिक्स होकर कोई और नई शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। तो इसका जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हमें SOPs पे सख्ती से अमल करना है, ताकि कोई भी वेरिएंट आ जाए तो हम उसको फैलाने में अपना किरदार अदा ना करें। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराएं। जितनी जल्दी वैक्सीनेट करेंगे उतना हमें ये जो वेरिएंट है या जो भी कोरोना वायरस है ये ज्यादा लोगों को नहीं फैलाया जा सकेगा। तो लिहाजा जी। अच्छा सर, हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है इस वक्त? अभी हॉस्पिटल से देखें, अल्लाह का शुक्र है कोई इतना बर्डन नहीं है, और हॉस्पिटलाइजेशन अस्पताल में हॉस्पिटलाइजेशन इस वक्त बहुत कम हो रही है। मतलब सच कोई हम नहीं कह सकते कि जी हॉस्पिटल में कोई हमें बर्डन है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि इस वक्त तो नहीं है, लेकिन जो हमारा ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो रवैया है लोगों का, खासकर जो शादी हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं। अब कराची में एक फूड फेस्टिवल होने जा रहा है कराची ईट्स के नाम से, तो आप मुझे बताइए कि ये इस तरह की एक्टिविटी करना, ये मैं समझता हूँ कि हम दावत दे रहे हैं हम किसी बड़े प्रॉब्लम्स को। दूसरी बात ये कि हम बात तो करते हैं, हम आप भी, मीडिया भी बहुत किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जो आप फुटेजेस दिखाते हैं सरकार की मीटिंग्स का, सरकार की एक्टिविटी का, या पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स का, या दूसरे किसी चीज की भी एक्टिविटीज का, तो वहां लोग तो हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाया हुआ होता है लोगों ने। तो आम आवाम ये समझती है कि हुकूमत हमें कहती है कि मास्क लगाओ और हाथ ना मिलाओ, ये खुद तो कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह के मैसेजेस से हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। जब तक हम एक अभी से इसकी रोकथाम नहीं करेंगे, इसके फैलाव की रोकथाम नहीं करेंगे, तो हमें डर है कि आगे चल के हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं होगा सिवाय इसके कि लॉकडाउन करें, लोगों को घर में बंद करें, क्योंकि इसका सिर्फ इलाज यही है कि इसके फैलाव को रोका जाए। तो मैं दरख्वास्त करूंगा आपके तवज्जुह से कि जो
ये जो कराची ईट है, जो फूड फेस्टिवल हो रहा है, इसे फौरी तौर पे अभी पोस्टपोन करें कुछ दिनों के लिए, जब क्योंकि ये रोजाना कराची में तो अब ये 20 से ऊपर चला गया है परसेंटेज पॉजिटिविटी रेट्स। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, और ये वो रेट है जो कि रजिस्टर्ड है, तो इससे ज्यादा है। तो हमें इस चीज को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या हिकमत अमली अपनानी है ताकि ये ज्यादा ना फैले और हॉस्पिटल पे बर्डन ना पड़े। फिर वो लोग परेशान होंगे, अस्पताल में जगह नहीं है और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। तो ये तमाम चीजों को रोकने के लिए जरूरी इस बात की है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई पाबंदी लगाई जाए, लोगों की लिमिटेशन किया जाए। शादी ब्याह में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 1000 लोग बुलाएं, 1500 बुलाएं, किसी एक्टिविटी में कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी गैदरिंग में कोई लिमिटेशन नहीं है, रेस्टोरेंट में कोई पूछता नहीं है कि आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है। मास्क, जो पहले कुछ एक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही थी, हमें चाहिए कि हुकूमत उस पर अमल करे। और देखिए, अवाम इंडिविजुअल तौर पे रिस्पॉन्सिबल है कि हर आदमी अपना अहम किरदार अदा करे। जब बाहर निकले तो मास्क के साथ निकले, अगर 2-4 लोगों के साथ हैं, बैठे हुए हैं, खड़े में, तो मास्क के साथ हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले। इस वक्त तो हर आदमी हाथ मिला रहा है, हर आदमी गले मिल रहा है, तो इसी वजह से ये तेजी से फैल रहा है। इसके फैलाव को रोकना है। अल्लाह करे कि ये जो जिस तरह के पिछले वेव्स में प्रॉब्लम्स आई थी हमारे यहाँ, उस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। और ये डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि लास्ट टाइम हमें याद है कि किस तरीके से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है, उसके डॉक्टर्स, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके पूरी कौम के आगे हाथ जोड़ के कहा था कि खुदारा ख्याल करें। हुकूमत से कह रही थी, जब 7% से तकरीबन ऊपर चला गया था, उन्होंने लॉकडाउन तजवीज़ किया था। अब तो 20% से ज़्यादा जा रहा है। आप एक फेस्टिवल को पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं। क्या सिर्फ एक फेस्टिवल को पोस्टपोन करना चाहिए या फिर यू सजेस्ट अनदर स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन? नहीं, अभी देखिए, अभी लॉकडाउन की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हर एक्टिविटी चल रही है, हमारी खुशनसीबी है, लोगों को समझना चाहिए, ताजिर बरादरी को समझना, सबको समझना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल ये दे रहा हूं कि ये फेस्टिवल की, मैं तो ये भी कह चुका हूं, 4 दिन से मैं कह रहा हूं कि जो PSL होने वाला है उसमें भी स्पेक्टेटर्स की लिमिटेशन करें। आप तमाम एक्टिविटीज को कम करें, कर्टेल करें, बंद नहीं करें तो कम से कम कर्टेल तो करें, क्योंकि हम इसके फैलाव को रोकना है। और उस जो एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर एक पाबंदी लगाएं, एक तरीक़ेकार बनाएं कि जी आप इस प्रोग्राम में आ रहे हैं तो आपके पास मास्क होना चाहिए, आप गले नहीं मिलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, आप वैक्सीनेटेड होंगे, तब आप इस प्रोग्राम में अटेंड कर सकते हैं। तो अभी अगर हम ये कर सकते हैं तो हमें आगे चल के लॉकडाउन नहीं करना होगा। लेकिन अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हत्तुल इम्कान कोशिश करती है कि हमारी जो मईशत है, हमारा जो रूटीन का काम है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस वक्त चल रही है, वो तमाम चलती रहे। लेकिन जब हमें कोई फ़ोन करता है बार बार और हमें ये पता लगता है कि जी वो एक आदमी के वालिद को, एक आदमी की वालदा को हॉस्पिटल्स में, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है, तो हम फिर हुकूमत से दोबारा कहेंगे कि जी लॉकडाउन किया जाए ताकि लोगों को घर पे बैठाया जाए, ताकि ये बीमारी एक से दूसरे में ना फैले। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। हम सिर्फ अभी आपके तवज्जुह से ये कह रहे हैं कि खुदारा वो वक्त ना लाया जाए, खुदारा वो वक्त ना लाया जाए। हर आदमी अपना अहम किरदार अदा करे। अभी जो सूरत हाल बन रही है, इतनी तेजी से फैल रहा है, तो लोगों को चाहिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बाहर जाएं, शादी अटेंड करें, हर चीज़ करें। तो आप अब देखिए कि मैं तकरीबन रोज़ाना 7 से 8 अपने लोगों के टेलीफोन रिसीव करता हूं कि जी फलां को ये बुखार हो रहा है, फलां को गला खराब हो रहा है। अब ये बहुत तेजी से फैल रहा है। जब ये शुरू होता है, जब मुझे फोन करना शुरू किया जाता है और मैं अपने दोस्तों से पूछता हूं तो वो कहते हैं हाँ मुझे भी मेरे जानने वाले फोन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये अलार्म है। अब आप होशियार हो जाएं, खुदा ना खास्ता ये हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ हम अगर जाएंगे, हॉस्पिटल पे जब बर्डन बढ़ेगा तो लोगों को के पास कोई चॉइस नहीं है कि एक हॉस्पिटल फिर दूसरा फिर तीसरा। जब ये मना किया जाएगा कि जी हमारे पास बिस्तर नहीं है, तो खुदारा कोशिश करें कि इसके फैलाव को रोकें, एक्टिविटी वक्ती तौर पे कम कर दें, करें एक्टिविटी लेकिन कम करें। और हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए, एक लेजिस्लेशन बननी चाहिए, उसके तहत आप कोई फाइन करें, कोई पाबंदी लगाएं, कोई जुर्माने करें, कुछ ना कुछ इस तरह के काम करें जिससे कि लोग उसको बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्टिविटी को कट डाउन ना किया जाए, इसको कंपोज कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और ये वायरस जो है वो स्प्रेड नहीं हो। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब
कि ये जो ओमिक्रॉन है इसके मेजर सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कॉमन शख्स के अगर किसी के अंदर ऐसे सिम्टम हो तो वो ये जज कर ले कि ये ओमिक्रॉन है। जैसे कि कोरोना वायरस को हम रिलेट करते थे कि अगर आपको फ्लू हो रहा है या आपका फीवर जो है वो बिल्कुल नहीं उतर रहा है, फीवर आपका स्टैटिक है, तो इसके मेजर सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, अच्छी बात यह है कि इसके मेजर सिम्टम्स जो हैं कोई सीवियर नहीं है। Okay. लेकिन जो बुरी बात है वो ये है कि इसके सिम्टम फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। अब इस वक्त सर्दी का जो फ्लू आता है, जो जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस भी हम कहते हैं, इस वक्त बहुत तेजी से वो भी फैल रहा है, वो भी वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, और उसमें भी लोग इंतकाल कर जाते हैं नमूनिया होने के बाद। तो इस वक्त लोगों को कंफ्यूजन इस बात की है कि कोरोना हो गया, डॉक्टर साहब कोरोना तो नहीं हो गया, बुखार हो गया, कल मुझे रात में 101 बुखार हो गया। तो इसके सिम्टम फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों को डायरिया भी हो रहा है, कुछ लोगों को जिस्म में दर्द होता है, गले की खराश होती है, नज़ला जुकाम होता है, सर में दर्द होता है, लेकिन वो सीवियर नहीं होता है। इस ओमिक्रॉन के अंदर एक बात ये है कि आपको बहुत हल्की फुल्की शायद खांसी हो, जिस तरह पहले वाली वेरिएंट में खांसी बहुत होती थी, इसी तरह से इसमें सांस की कोई ऐसा प्रॉब्लम सामने नहीं आई कि जी सांस नहीं आ रहा है, ओमिक्रॉन में नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात ये बताता चलूं, मैं जब ये कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी को सांस की तकलीफ हो रही है तो वो ये समझे कि कोरोना नहीं है। हो सकता है कि डेल्टा वेरिएंट ना हो आपके अंदर। अगर डेल्टा वेरिएंट है, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद है डेल्टा वेरिएंट, तो खुदारा अगर किसी को थोड़ा सा भी नजला, अव्वल तो आप कोशिश करें कि आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स ना डेवलप हो, और अगर डेवलप हो जाता है तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, पानी का इस्तेमाल। सर्दी में पानी नहीं पिया जाता है, लेकिन पानी को एज ए मेडिसिन समझ के पानी खूब इस्तेमाल करें, लिक्विड इस्तेमाल करें, जूसेस हैं, सूप है, मिल्क है, अंडा का इस्तेमाल करें, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। वायरस जो है सबसे बढ़ के जो है वो अपना इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करें, उससे बढ़ के अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। Exactly. क्योंकि SOPs अब कोई नई नहीं है, वही पुरानी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, हमारे साथ आप मौजूद थे। और जैसे कि हमने कहा कि आप दूध, अंडे, फल सब इस्तेमाल करें, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। तो कराची में जो इन्फेक्शन रेट है वो 20% से ज़्यादा हो चुका है। अब जो हमारे लोग हैं आवाम, वो कोरोना SOPs पर कितना अमल कर रहे हैं? सबा आप गई थी कल, बिल्कुल, तो क्या देखा आपने? जो मैंने देखा पहले मैं अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। कोरोना अब दोबारा से सर उठा रहा है, तो आप क्या कहेंगी? मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ आपने? पहनती हूँ। अभी क्यों नहीं पहना हुआ? बोलिए। मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ? मैं गिर गया अभी। SOPs का ख्याल कितना रखा जा रहा है? जितना बोले कि मास्क का पहनो। आपने क्यों नहीं पहना हुआ? अभी पहनते, लेकिन अभी नहीं पहना। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर आप लोग SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे तो दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा? लॉकडाउन लगाना चाह रहे हैं आप लोग? 5वीं लहर जो है ना, इंशाल्लाह आने नहीं देंगे हम लोग। मास्क नहीं लगाए हुए आप? मास्क है हमारे पास। तो कब लगाएंगे? तो कस्टमर आते हैं, मास्क लगा लेते हैं। जब कस्टमर आते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। भाई मास्क नहीं लगाया हुआ आपने? कहाँ रखा हुआ है? मास्क रखा हुआ है, सफाई नहीं हुई अभी। जी 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 जी, मास्क ढूंढ रहे हैं वो, है ना? ओमिक्रॉन आ गया। ठीक है, हम तो शॉपिंग के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो आपने क्यों नहीं लगाया हुआ मास्क? घर पे पड़ा है ना। मास्क घर पे पड़ा हुआ है? नहीं तो कोरोना कहाँ है? मास्क नहीं लगाया हुआ आपने? मास्क जी नहीं लगाया। क्यों? इसीलिए नहीं लगाया मास्क। अच्छा, तो फिर जब लॉकडाउन लगेगा तो कोई शिकायत तो नहीं होगी? तो लगा ले मैं भले लगा लो। मास्क नहीं लगाया? सर मास्क लगा के क्या करेंगे? अच्छा, फिर लॉकडाउन लग जाएगा, फाइन लग गया है लॉकडाउन, कल का लगता है आज लग गया। लॉकडाउन लग जाए लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे, SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे। काहे का SOPs, काहे का लॉकडाउन और काहे का मास्क? तो पता है ना कि ओमिक्रॉन बहुत एक्टिव है बिल्कुल पता है, और मार्केट में SOPs पे इस पे अमल भी हो रहा है माशाल्लाह से। क्या SOPs पे अमल हो रहा है? आधे से ज़्यादा लोग तो कह रहे हैं हम तो नहीं करते। नहीं करते, जो नहीं करते उनको प्रॉब्लम होगी, जो करते हैं तो बचे। आप भी तो नहीं करते। मैं कर रहा हूँ, आपको बता के थोड़ी करूँगा मैं। दुनिया में तकरीबन कितने ममालिक ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इस मास्क लगाने पे। ये जो मास्क लगाया जाता है, इसमें ही 10,000 किस्म के तो जरासीम आपके पहले ही वो पल्ले होते हैं। Totally I don't like, because everybody have to wear the mask और 5 feet डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन कोई भी यहाँ केयर नहीं करा। ओके, nobody care।
मास्क वगैरह वेयर नहीं किया हुआ आपने? मास्क मैंने जेब में रखा, अभी यूज़ नहीं किया। ये रखा। जेब में क्यों रखा हुआ है? ये बात भी सही है, पहले मैं लगा लेता हूँ, भूल जाता हूँ ना कभी। ये इसको लगा के रखा करें। मास्क नहीं लगाया? मास्क कभी लगाऊंगा मैं, कब लगाएंगे? लगाऊंगा मैं। नहीं, मास्क आपने अंदर रखा हुआ है, बस लेके रखा हुआ है। मैं लगा रहा हूँ अभी। तो जब लॉकडाउन लग जाएगा तो कोई इशू तो नहीं होगा? बहुत इशू होगा, बहुत इशू होगा। तो फिर मास्क लगा लें। ये मास्क सबने रखा हुआ है लेकिन लगाया हुआ नहीं है। कब लगाते हैं आप? कब आते हैं आपके यहाँ कोरोना? कोरोना 5 बजे के बाद ही आता है, लॉकडाउन में 5 बजे के बाद ही लगता है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, जिसकी जैसी मौत लिखी है वो तो आनी है ना लाजमी। अच्छा, ये हमने इसीलिए थोड़ा सा लिमिटेड रखा सेगमेंट, बिल्कुल। कि अगर हम इसको लिमिटेड ना रखते और ये पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम हो सकता था इस पे। हमारे लोग और उनकी मंतक, इस प्रोग्राम का नाम हम रखते, और मंतक जो है वो इतनी सुनहरी होती कि वो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाती। इतनी साइंटिफिक लॉजिक्स नहीं सुनी होगी ना पहले अपने लाइफ में कभी नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो नया दिन में यहाँ वक्त हुआ, स्टे विद अस। नगर पार्कर की अजब नगरी के गजब पहाड़, जिनकी बनावट सबसे अलग, सबसे जुदा। मैं नथिया गली के किसी पहाड़ के गारे सुलेमान में नहीं, बल्कि थर के नंगर पार्कर के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले कारुंझर में मौजूद हूँ, जहाँ हर पहाड़ एक मुकम्मल कहानी और हर पत्थर एक अपनी तस्वीर लिए हुए है। और ये तस्वीर पाकिस्तान की वो खूबसूरत थर की वो खूबसूरत तस्वीर है जो शायद दुनिया ने अभी नहीं देखी। और इस 29 किलोमीटर तवील सिलसिला कोह की गोद में नगर पार्कर से 2 मील दूर ये है आंचलेसर महादेव का स्थान, आंचलेसर मंदिर। आंचलेसर में भी एक हजारों साल पुराना शिव का मंदिर है। और जैसे कि दुनिया के कई हिस्सों में आपने देखा होगा कि कुछ मंदिर तो ऐसे आपको ज़मीन पे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऊंचाई पे होते हैं। 101 कम यानी कि 99 सीढ़ियों को चढ़ के हमें इस मंदिर की तरफ जाना है, और फिर हम आपको भी यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं। यहाँ की मरकजी सड़क बनने के बाद हजारों सयाह इस मुकाम का रुख करते हैं। तो तकरीबन 50 से ज़्यादा सीढ़ियाँ तो हो गई। कभी आपने सोचा है कि मंदिर या फिर स्तूपा या फिर जो बुद्ध मत के कई निशानात जो पूरे स्वात में हैं, इतना ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? कभी आपने सोचा? अब बनाने वालों ने नहीं सोचा तो हम क्यों सोचें? चलते हैं ऊपर। और बिलाखिर 101 कम 99 सीढ़ियाँ चढ़ के हम पहुँचे इस मंदिर में। जाहिर सी बात है, सांस भूल चुकी है, अल्फाज साथ नहीं दे रहे, लेकिन मनाजिर पूरे साथ दे रहे हैं। हजारों साल पुराना ये मंदिर, और यहाँ तक पहुँचने के लिए 99 सीढ़ियाँ। ये सीढ़ियाँ तो 100 साल या उससे पुरानी है, लेकिन यहाँ की जो ये कदीम रिवायत है लोगों के आने की, ये भी बहुत पुरानी है। अब ये भी कुदरत का शाहकार है कि यहाँ ना सिर्फ पहाड़ और उनकी जो साख्त है वो यकसर मुख्तलिफ है, बल्कि इन्हीं संगलाख चट्टानों और बड़े बड़े पत्थरों के बीच से ये
दरख्त भी जो हैं वो उगाए हैं। ये भी कुदरत का शाकार है। बताने वाले ये भी बताते हैं कि जब से ये मंदिर बना तब से यहाँ पे ये कुदरती झरना यहाँ पे मौजूद है और अभी तक ये इसी तरह कायम है। ज़रूरत है तो इस चीज़ की कि इस इलाके को मज़ीद डेवलप किया जाए और लोगों के आमदोरफ्त का ज़रिया मज़ीद आसान बनाया जाए। और जो लोग आए उनको ज़रूरत है इस चीज़ की कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को ख़राब ना करें। ज़रूरत नहीं है कि अपना नाम यहाँ पे लिख के जाएं और बताएं कि मैं यहाँ आया था। आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। चश्मे का फूट जाना ही अकेले अचंभे की बात नहीं। कारुंझर के पहाड़ कुदरती वसाइल से हैं मालामाल। कुछ अजब सी बनावट है इन पहाड़ों की, पहाड़ के पत्थरों की, कि जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए और भी कुछ है इन पत्थरों में, और वो है शीशे की तरह के चमकते हुए जर्रात। ये ग्रेनाइट के पत्थर हैं जो बेशबहा और इंतहाई कीमती हैं। यानी कि ये जगह सयाहत के हवाले से ही नहीं बल्कि मादनी वसाइल के हवाले से भी मालामाल है। और कई 100 फीट ऊंचे पहाड़ों की चोटी पे ये गार यहाँ की पुरस्कारियत में इजाफा करते हैं। जिला थरपारकर आपको दावत दे रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ के मस्जिद, यहाँ के पहाड़, यहाँ के झरने और यहाँ की खूबसूरती ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान सयाहत के हवाले से खूबसूरत मुल्क है। तो फिर क्यों दीगर जगहों पे जाएं? क्यों ना थरपारकर आएं? और क्या बात है जी, हमारे साथी एंकर की जर्नी की कितनी खूबसूरत जगह गए हैं और क्या एक्सप्लोर किया है और क्या कहा है उन्होंने कि थरपारकर क्यों ना आए। तो फैसल, कैसा एक्सपीरियंस रहा ये कारुंझर के जो पहाड़ हैं? मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ। मतलब आपने अकेले जाके एंजॉय कर लिया? नहीं, पूरी टीम गई थी। अच्छा, यकीन माने अकेले मैं बिल्कुल भी नहीं गया था। और 8-9 घंटे अकेले तो कराची से जा भी नहीं सकता बंदा। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो मुझे नहीं आपने साथ लिया ना, हम जाते साथ में एक्सप्लोर करते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा। ले, आप चलने वाली बने। ओके फाइन, लेट्स सी। लेकिन द थिंग इज कि ये जो एरिया है हमारे पाकिस्तान का, लोग बहुत कम यहाँ पे जा रहे हैं। इतने वेलकमिंग लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। ये जो आप पहाड़ों के तिरस्माती हुस्न देख रही हैं, इन पहाड़ों के नीचे जो लोगों का अपनी जो फितरी हुस्न है, तो लोगों की वेलकमिंग थी यहाँ पे, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और ऐसा एक सेगमेंट नहीं है, अभी बहुत सारे हैं, तो इंतजार करें, अभी बहुत सारे। तो जनाब, फैसल ने आपको जो जगह एक्सप्लोर करके दी है और जहाँ पर ये गए हैं, तो मैं तो देखकर हैरान हो रही हूँ। अच्छा ये बताएं, हर जगह की अपनी एक खासियत होती है, एक स्पेशलिटी होती है। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक कि यार ये प्लेस जो है ना, दिस इज़ अमेजिंग, और यहाँ पे अगर कोई आएगा तो उसको लगेगा कि वो सबसे अल्टीमेट जगह पे मौजूद है? यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको नीचे आपकी रेत मिलती है, सामने आपको इस तरह के पहाड़ मिलते हैं। हाँ। और उस रेत और पहाड़ के बीच में एक छोटा सा बच्चा आपको कह रहा होता है, पधारो हमारे देश। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर हमारे साथ ही रहिए। मकतबा इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली, जिसको सबक याद रहा। और ऐसे उस्ताद के पास जाके छुट्टी करने का दिल किसका करेगा जिसकी दुनिया मुख्तलिफ है। लाहौर की गुलकार हैं फरिया नवाज, इनकी रस्म शागिर्दी हुई और किसने की? द ग्रेट लेजेंड आबदा परवीन, उन्होंने अपनी शागिर्दी में लिया। पहले ज़रा कुछ मनाजिर देखते हैं। तो फरिया नवाज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरिया, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा
फरिया, गुड टू हैव यू हियर। ये बताइए कि आपदा परवीन के आगे अपने फ़न का मुजाहरा करना, उनकी जानिब से आपको अपनी शागिर्दी में ले लेना, कितना बड़ा मोमेंट था आपके लिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है मुझ पर कि जो मैं अपने उस्ताद मोहतरम का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं, तो ये बहुत बड़ा एजाज़ और मेरे लिए बहुत बड़ा दुनिया में शर्फ है कि माई साहिबा की उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी वो उनको सूफ़ी कह सकती हूँ, बहुत बड़ी हस्ती हैं वो। तो मैंने कभी इस चीज़ के लिए सोचा भी नहीं था कि वो मुझे अपने कदम बोसी का मौका देंगी या मुझे अपने कदमों में जगह देंगी। मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह ताला का बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि जो मैं कह सकूँ। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये बस अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। जब फरिया, पता है जब हम माई साहिबा की खुद भी कोई कलाम सुनते हैं, चाहे जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है या फिर अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानूँ मेरा खुदा जाने, तो हमारे पास भी कहाँ अल्फाज होते हैं। अल्फाज की जुर्रत कहाँ है कि वो हमें और उस कलाम में मुखल हो सके। तो आपके जो जज्बात हैं वो भी हम बखूबी समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अपने इस सफ़र के बारे में बताएं। कब से आपने गाने का, कलाम पढ़ने का आगाज़ किया, कितनी उम्र से, और क्या क्या कर चुकी हैं अब तक, ज़रा ये बताइए। जी बिल्कुल, मैं तकरीबन 4-5 साल की थी जब से नात खानी से ही इसको स्टार्ट लिया। माशाल्लाह। तो मेरे माँ बाप का, बहन भाइयों का, पूरी फैमिली की मुझे बहुत सपोर्ट रही और कुछ प्यार करने वाले दोस्त हैं, उन सब की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो अब मैं रफ़ी पीर के साथ काम कर रही हूँ, सदान साहब के साथ। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और इसी तरह के बहुत सारे प्यार करने वाले लोग हैं कि जिनकी दुआएं और प्यार मेरे साथ हैं। तो मैं आज इस मुकाम पर आकर बैठी हूँ कि आपदा परवीन जी इतनी बड़ी, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में एक ही पाकिस्तान है और इसी तरह से माई साहिबा भी सिर्फ सूफ़ी दुनिया में एक ही हैं। वो उन जैसा कभी नहीं होगा और ना ही कभी था। तो मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद की, उन पाकों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे उनके कदमों में बैठने का मौका दिया और इतनी बड़ी हस्ती का पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने कभी इस तरह से किसी को शागिर्द नहीं किया। तो मैं माई साहिबा की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने कदमों में बैठने के लिए मुझे जगह दी। मैं उनकी सारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। बिल्कुल फरिया, जिस तरीके से अभी हम देख भी रहे थे और हमने सुना भी आपको, तो वाकई आपने साबित कर दिया कि आप उनकी जो है स्टूडेंट हैं और वाकई आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म किया है। तो हम चाहेंगे कि आप ज़रा हमें कुछ गाकर अगर सुना दें तो। जी बिल्कुल, उनके सामने गाना बैठना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो हम उनके सामने से बैठ भी नहीं सकते ठीक से, तो उनके सामने गाना नहीं, बस ये उनके प्यार, उनकी दुआएं हैं कि उन्होंने मुझे सराहा और इतना प्यार दिया, ये उनका बड़ापन है। तो मैं ज़रूर अपने उस्ताद मोहतरम माई साहिबा का एक कलाम बहुत खूबसूरत है, जी जी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सर्टेनली। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है,
जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है मौला। संग हर शख्स ने संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर बिगड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर बिगड़ी इश्क में गुजरी होगी। नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है मौला। कमाल 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 क्या फरिया। बात है, क्या यकीनन अब मैं आपसे और भी सुनूंगा लाजमी, क्योंकि वो ये जो एक माहौल बन चुका है ना यहाँ अब तो पे, दिल ही नहीं कर रहा कि बातें की जाए। बिल्कुल ये माहौल जो बन चुका है इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो आपकी रस्म शागिर्दी हुई थी, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसके हवाले से भी बताएं। जब आप वहाँ बैठे, क्या आप पहली मर्तबा मिल रही थी? और अगर तो पहली मर्तबा मिल रही थी तो जब आपने देखा तो क्या महसूस किया? फिर जब आपने परफॉर्म किया तो आबदा परवीन साहिबा ने क्या रिमार्क्स दिए, क्या कहा आपसे? मैं चाहूँगा ज़रा ये बताएं। जी मैं बिल्कुल माई साहबा से पहली दफ़ा मिली और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार किया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, अपनी बेटी बनाया। और जब मैंने उन्होंने मुझे खुद फरमाया कि मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँगी, तो उस्ताद मंजूर ख़ान साहब हैं जो उनके साथ मेरे ख़्याल से सारी ज़िंदगी माई साहबा के साथ ही उन्होंने उनकी खिदमत की, उनके साथ ही काम किया। तो आप उनसे फरमाने लगे कि आप अंदर से बाजा लेकर आए अपनी सिंधी लैंग्वेज में। तो वो ख़ुद हारमोनियम उन्होंने मंगवाया और कहा कि बेटी आप मुझे सुनाएं। तो बस ये उनके कदमों में बैठी थी, अल्लाह ताला ने इतनी सी हिम्मत दी कि उनके कदमों में बैठ के मैंने जो भी फिर पढ़ा सुनाया उनको। उन्होंने शाबाश भी दी, प्यार भी किया। और उनके साथ बैठने से इस तरह लग रहा था कि मैं जैसे किसी वली के सामने बैठी हूँ। इतनी बड़ी हस्ती हैं वो, बहुत रूहानियत महसूस कर रही थी मैं। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अच्छा फरिया, वैसे तो जो आबदा साहिबा ने पढ़ा, जो गाया, वो कमाल है, लाजवाल है, बेशबहा है, कीमती है। मैं चाहूँगा कि आपका अपना पर्सनल फेवरेट, में बड़ा मुश्किल सवाल है ये और आपके लिए भी इसका जवाब बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा कलाम है? क्योंकि हमारे तो कई, मतलब एक बार ये जब लगे कहीं भी तो ये चलता रहे, ख़त्म ना हो। लेकिन मैं चाहूँ अगर कि आप कोई एक बताएं मुझे कि फ़ेवरेट कौन सा है, और फिर आखिर में वो भी थोड़ा सा हमें पढ़ दें। जी मेरा फेवरेट इसमें है यार को हमने जा बजा देखा।
ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर थोड़ा सा इनायत फरमाएं। जी ज़रूर। यारी को हमने जा बजा देखा, ओ यारी को हमने जा बजा देखा। कहीं जागिर कहीं जागिर कहीं छुपा देखा। यारी को हमने जा बजा देखा, यारी को हमने जा बजा देखा। क्या बात है, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं मुमकिन हुआ, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, कहीं फानी कहीं बका देखा। ओ यारी को हमने जा बजा देखा। बहुत शुक्रिया फरीहा, आपने बहुत ज़बरदस्त गाया और बहुत शुक्रिया कि आप नया दिन मेहमान बनी। और पाकिस्तान में इतना टैलेंट है और पाकिस्तानी जो है वो अपने आप को प्रूव करने में किसी से पीछे नहीं है।